हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वी मेक प्रोफेशनल। आज का टॉपिक है ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी, एक ऐसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो हर साल मिलियंस की जिंदगी को इम्पैक्ट करती है। इस डिसीज का कारण है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जो हवा के जरिए एक इंसान से दूसरे तक फैलता है। टीबी का प्राइमरी टारगेट है लंग्स, लेकिन अगर कंट्रोल ना हो तो ये बॉडी के किसी भी पार्ट को प्रभावित कर सकती है। तो बिना किसी देर के चलिए शुरू करते हैं और टीबी के सिम्टम, काउज, प्रिवेंशन के बारे में स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को समझते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस होता क्या है। तो टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस एक संक्रामक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, यानी कॉन्टाजिवस डिसीज है, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होती है। ये प्राइमरली लंग को अफेक्ट करती है, यानी ये एक प्रमुख रेस्पिरेटरी डिसीज है, लेकिन ये यहीं तक नहीं रुकती है। अगर इसका ट्रीटमेंट ना हो तो ये बॉडी के दूसरे हिस्सों तक फैल जाती है, जैसे कि ब्रेन, बोन, ज्वाइंट, किडनी, लिम्फ नोड और इवन हार्ट तक फैल जाती है। नेक्स्ट अब इसकी टाइप्स को समझते हैं। ट्यूबरकुलोसिस की प्राइमरी दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस और एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है। लेकिन टीबी को डिटेल्स में समझने के लिए हम इसे 4 टाइप्स में क्लासिफाई करके स्टडी कर लेते हैं। ये क्लासिफिकेशन टीबी के नेचर, स्प्रेड और सिम्टम के समझने के लिए जरूरी है। हर टाइप्स का अपना यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है, जो डायग्नोस और ट्रीटमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब इन टाइप्स को एक एक करके डिटेल्स में समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टीबी के सबसे कॉमन फॉर्म की, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है। ये एक ऐसी फॉर्म है जो प्राइमरली लंग को प्रभावित करता है, क्योंकि ये इन्फेक्शन रेस्पिरेटरी सिस्टम में स्टार्ट होता है। पल्मोनरी टीबी हाईली कॉन्टाजिवस होती है और एयर के जरिए यानी एयरबोर्न ड्रॉपलेट के माध्यम से फैलता है। जब टीबी से अफेक्टेड इंसान कफ करता है, स्नीज करता है या बात करता है तो उसके ड्रॉपलेट हवा में फैल जाते हैं और दूसरों लोगों को अफेक्ट करता है। इसके सिम्टम को इग्नोर करना मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत नोटिसेबल होते हैं, जैसे परसिस्टेंट कफ जो 2-3 वीक या उससे ज्यादा चलता है, चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्टनेस, फीवर और नाइट स्वेट, वेट लॉस जो बिना किसी वजह के होते हैं। अब बात करते हैं टीबी को उस टाइप्स की जो लंग्स के बाहर दूसरे ऑर्गन को प्रभावित करता है। एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है। ये टाइप्स बॉडी के कई हिस्सों में अफेक्ट कर सकता है, जैसे कि लिम्फ नोड, बोन, किडनी, मेनिंजस, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कवर करने वाली लेयर, जिसकी वजह से मेनिंजाइटिस हो सकते हैं और एब्डोमेन में फैल सकता है। इसके टाइप सिम्टम डायरेक्टली उस ऑर्गन पर डिपेंड करता है जो प्रभावित हुआ है, यानी जिस हिस्से पर टीबी हुआ है उसके अकॉर्डिंग इसके सिम्टम आते हैं। हालांकि एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस कंटाजिवस नहीं होती है, लेकिन अगर इसका इलाज टाइमली ना हो तो ये सीवियर कॉम्प्लिकेशन के कारण बन सकता है। अब बात करते हैं टीबी के एक ऐसे फॉर्म की जो शुरुआत में खुद को छुपा लेता है, लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस है। ये टीबी का डोरमेंट फॉर्म है। डोरमेंट का मतलब है कि टीबी बैक्टीरिया के शरीर के अंदर होते हैं, लेकिन ये इनएक्टिव रहते हैं, यानी ना तो वो सिम्टम दिखाते हैं और ना ही किसी और तक फैलते हैं। इसका मतलब ये है कि बैक्टीरिया अपनी जगह पर छुप कर बैठा रहता है, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं होता है। लेटेंट टीबी नॉन कंटाजिनियस होता है, लेकिन इसका डायग्नोस जरूरी है। ये ट्यूबरकुलोसिस स्किन टेस्ट या ब्लड टेस्ट के माध्यम से डिटेक्ट किया जाता है। इसका सबसे बड़ा रिस्क ये है कि अगर बॉडी का इम्यूनिटी वीक हो जाए तो डोरमेंट बैक्टीरिया एक्टिव हो जाते हैं, जो बहुत ज्यादा डेंजरस होता है। अब आते हैं टीबी के सबसे सीरियस और डेंजरस फॉर्म, एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस। ये वो स्टेज है जिसमें टीबी के बैक्टीरिया बॉडी में एक्टिव होते हैं, रैपिडली मल्टीप्लाई करते हैं और सिम्टम दिखाने लगते हैं। एक्टिव टीबी हाईली कंटाजिनियस होती है, खासकर अगर ये लंग्स को प्रभावित करते हैं। ये हवा के जरिए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक आसानी से फैल जाते हैं, इसलिए इसका टाइमली ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। एक्टिव टीबी के सिम्टम काफी नोटिसेबल होते हैं, जैसे कि क्रोनिक कफ जो कभी कभी खांसी के साथ ब्लड भी आ सकते हैं, फीवर जो कभी कभी लो ग्रेड और कभी कभी सीवियर हो सकती है, नाइट स्वेट जिसमें रात के वक्त एक्सेसिव स्वेटिंग होती है, और बिना वजह वेट लॉस जो टीबी का एक क्लासिक लक्षण है। नेक्स्ट अब बात करते हैं टीबी का कॉजेटिव एजेंट क्या है। ट्यूबरकुलोसिस का असली कारण है एक बैक्टीरिया जिसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। ये बैक्टीरिया धीरे धीरे ग्रो करता है और ज्यादातर लंग्स को प्रभावित करता है। अगर इसका टाइम पर ट्रीटमेंट ना हो तो ये बॉडी के दूसरे ऑर्गन तक फैल सकता है। इस बैक्टीरिया की एक खास बात यह है कि ये अपने आउटर प्रोटेक्टिव लेयर की वजह से इम्यून सिस्टम के अटैक से बच जाता है। नेक्स्ट अब बात करते हैं इसकी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन के बारे में कि टीबी फैलता कैसे है। टीबी का इन्फेक्शन 2 मेन सोर्स से फैलता है। पहला है ह्यूमन सोर्स, ये सबसे कॉमन सोर्स है। टीबी का इन्फेक्शन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैल सकता है, खासकर कफिंग, स्नीजिंग या
क्लोज कांटेक्ट के थ्रू आसानी से एक दूसरे में फैल जाता है। सेकंड सोर्स है बोवाइन सोर्स है। ये सोर्स तब होता है जब टीबी इन्फेक्टेड एनिमल का रॉ या अनपास्चुराइज्ड मिल्क कंज्यूम किया जाता है, यानी ये सोर्स मिल्क के माध्यम से होता है। नेक्स्ट अब बात करते हैं इसकी कॉज और रिस्क फैक्टर के बारे में। टीबी एक सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन का फैलना सिर्फ एक बैक्टीरिया तक सीमित नहीं होती है, बल्कि इसके पीछे कई ऐसे फैक्टर होते हैं जो लोगों को इस बीमारी के लिए वल्नरेबल बनाते हैं। तो इसका पहला पॉइंट है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस का मेन कारण एक बैक्टीरिया है जो हवा के जरिए फैलता है। जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन कफ या स्नीज करता है तो उसके जरिए हवा में छोड़े गए ड्रॉपलेट दूसरे पर्सन तक फैल जाता है और वो इन्फेक्टेड हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है क्लोज कांटेक्ट विद एक्टिव टीबी पेशेंट। एक्टिव टीबी वाले व्यक्ति के साथ डायरेक्ट और प्रोलॉन्ग्ड कांटेक्ट टीबी का सबसे बड़ा सोर्स है। नेक्स्ट पॉइंट है पुअर लिविंग कंडीशन। ऐसे एरिया जहाँ साफ सफाई और हाइजीन की कमी होती है तो टीबी होने के लिए परफेक्ट एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, तो ऐसी जगह को अवॉइड करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है ओवर क्राउडिंग। क्राउडेड एरिया जैसे स्लम, प्रिजन्स या रिफ्यूज कैंप्स में टीबी का स्प्रेड होने की रिस्क बहुत ज्यादा होता है, तो ऐसी जगह को अवॉइड करें, ऐसी जगह पर ना जाए। नेक्स्ट पॉइंट है वीक इम्यून सिस्टम। HIV, एड्स, डायबिटीज या कैंसर जैसे कंडीशन में इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड होती है, जो टीबी के बैक्टीरिया के लिए आइडियल कंडीशन बनाता है, तो इस वजह से भी टीबी हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सब्सटेंस एब्यूज। एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन और ड्रग एब्यूज इम्यून सिस्टम को वीक बनाते हैं, जो इन्फेक्शन के रिस्क को और ज्यादा बढ़ा देता है, तो इससे भी टीबी हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्मोकिंग एंड टबैको यूज। स्मोकिंग और टबैको का कंजप्शन डायरेक्टली लंग्स की हेल्थ को खराब करता है, जिससे टीबी होने का खतरा बढ़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है HIV। HIV के पेशेंट में इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाती है, जो टीबी के बैक्टीरिया के अगेंस्ट फाइट नहीं कर पाती है और टीबी होने का रिस्क बढ़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज पेशेंट के बॉडी में इन्फेक्शन से लड़ने की कैपेसिटी कम हो जाती है, जिससे टीबी के बैक्टीरिया इजीली एक्टिवेट हो जाते हैं। अब बात करते हैं इसकी ट्रांसमिशन के बारे में कि ट्यूबरकुलोसिस एक दूसरे में ट्रांसमिशन कैसे होते हैं, मतलब कि एक हेल्दी पर्सन को ट्यूबरकुलोसिस होता कैसे है। तो सबसे पहले इसके आते हैं एटियोलॉजिकल एजेंट। ट्यूबरकुलोसिस एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के नाम से जाना जाता है। ये बैक्टीरिया ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड होता है और इसका मेजर रूट होता है एयरबोर्न ट्रांसमिशन। उसके बाद क्या होता है कि जब टीबी से इन्फेक्टेड पर्सन कफ, स्नीज या क्लोज कांटेक्ट में बात करता है तो उसके मुंह से टीनी ड्रॉपलेट्स निकलते हैं। हर छोटी छोटी ड्रॉपलेट में अप्रॉक्स 300 to 400 टीबी वैसिली हो सकते हैं। ये ड्रॉपलेट्स माइक्रोस्कोपिक होते हैं, आंखों से नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन हवा में घूमते रहते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जो ड्रॉपलेट्स हैं वो हल्की होने की वजह से हवा में लंबे समय तक तकरीबन 1 to 3 आवर्स तक सस्पेंडेड रहते हैं। खासकर ऐसी जगह जहां हवा बंद हो, वेंटिलेशन ना हो, तो वहां पर रिस्क ज्यादा होता है। मतलब अगर कोई टीबी पेशेंट एक छोटी सी रूम में खांस रहा है और आप 1 घंटे बाद भी वहां जाते हैं तो इन्फेक्शन होने का चांस बहुत ज्यादा होता है। उसके बाद क्या होता है कि जब एक हेल्दी पर्सन उस इन्फेक्टेड हवा को इनहेल कर लेता है तो उसके जरिए क्या होता है कि जो टीबी का वैसली है उसकी रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में जाकर जैसे कि ब्रोंकियोल्स और एल्वोलाई में डिपोजिट हो जाते हैं, वहाँ पर ट्रैप हो जाते हैं। जब वहाँ पर ट्रैप हो जाते हैं बेसिकली लंग्स के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं और वहाँ पर इन्फेक्शन को डेवलप करते हैं। लेकिन अगर बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक हो तो ये बैक्टीरिया ब्लड स्ट्रीम के जरिए बॉडी के दूसरे पार्ट तक चले जाते हैं, जैसे कि ब्रेन, बोन, किडनी तक पहुंच जाती है। और ये जब दूसरे जगह तक पहुंच जाती है तो उसे एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस कहा जाता है। और लास्ट में क्या होता है कि बेसिकली जब मल्टीप्लाई कर जाते हैं तो बॉडी में सिम्टम स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे परसिस्टेंट कफ लगभग 3 वीक से ज्यादा होते हैं, वेट लॉस होते हैं, फीवर होता है, नाइट स्वेट होता है, चेस्ट में पेन होता है और स्पुटम के साथ ब्लड आता है। इसी को ट्यूबरकुलोसिस कहा जाता है। नेक्स्ट अब बात करते हैं इसकी साइन और सिम्टम के बारे में। तो इसका सबसे पहला पॉइंट है यूरेटिक चेस्ट पेन। ट्यूबरकुलोसिस में पेशेंट को चेस्ट में बहुत तेज पेन होता है, स्पेशली जब वो गहरी सांस लेता है या खांसता है। तो ये पेन लंग्स के आउटर कवरिंग प्लूरा में इन्फेक्शन होने की वजह से होता है, जिसे प्लूरेटिक पेन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डिजनिया, यानी सांस लेने में दिक्कत, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। टीबी के केस में
लंग्स इन्फेक्टेड हो जाते हैं, जिससे ब्रीथिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। पेशेंट को नॉर्मल एक्टिविटीज में भी सांस फूलने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी भूख ना लगना। टीबी के पेशेंट को खाने की इच्छा नहीं होती है, उन्हें भूख ही नहीं लगती है। ये इन्फेक्शन बॉडी के मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करता है, जिससे हंगर सिग्नल डल हो जाते हैं। पेशेंट खाना देख के भी इंटरेस्ट नहीं लेता है। इस वजह से बॉडी में वीकनेस और वेट लॉस और ज्यादा बढ़ने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है कफ। टीबी का सबसे कॉमन और शुरुआती लक्षण होता है लगातार कफिंग। ये खांसी 2-3 हफ्ते या उससे ज्यादा चलती है। कभी कभी ब्लड मिक्स स्पुटम के साथ होता है, यानी वो जब खांसता है तो स्पुटम के साथ ब्लड भी आता है। नेक्स्ट पॉइंट है फटीग, यानी थकान। पेशेंट को हर वक्त थकान, लो एनर्जी और बॉडी वीकनेस फील होती है। छोटी छोटी एक्टिविटीज में भी वो थक जाते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि टीबी बॉडी के इम्यून सिस्टम को ज्यादा एक्टिव कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट है मलेस, यानी बेचैनी या अजीब सी फीलिंग। टीबी में पेशेंट को एक कांस्टेंट बेचैनी या सिक फीलिंग रहती है। ना बुखार होता है ना ही कोई दर्द, फिर भी लगता है कि कुछ ठीक नहीं है। इसका मतलब होता है पेशेंट खुद को हेल्दी फील नहीं करता है। नेक्स्ट पॉइंट है एनोरेक्सिया, यानी भूख की बिल्कुल कमी। ये लॉस ऑफ एपेटाइट का सीवियर फॉर्म होता है। पेशेंट खाने का नाम सुनते ही मना कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट है वेट लॉस, यानी वजन का कम होना। टीबी में पेशेंट का वेट रैपिडली गिरने लगता है बिना डाइटिंग के। ये पुअर एपेटाइट, एनर्जी लॉस और क्रोनिक इन्फेक्शन की वजह से होता है। नेक्स्ट पॉइंट है फीवर। टीबी में यूजुअली लो ग्रेड या माइल्ड फीवर होता है, जो मोस्टली इवनिंग के टाइम में होता है। ये फीवर बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से होता है। नेक्स्ट पॉइंट है नाइट स्वेट, यानी रात में पसीना आना। टीबी का एक क्लासिक सिम्टम है पेशेंट को रात में एक्सेसिव स्वेटिंग होती है। ये फीवर का फ्लक्चुएशंस और इम्यून सिस्टम के ओवर रिएक्शन के कारण होता है। नाइट स्वेट टीबी के डायग्नोस में एक स्ट्रॉन्ग क्लू माना जाता है। नेक्स्ट अब बात करते हैं इसकी डायग्नोस्टिक एवल्यूशन के बारे में कि टीबी की कंडीशन में कौन कौन सी टेस्ट किया जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट है हिस्ट्री टेकिंग। तो सबसे पहले पेशेंट को डिटेल हिस्ट्री लेते हैं, जैसे सिम्टम कब से हैं, खांसी है या नहीं, वेट लॉस, फीवर या नाइट स्वेट होती है कि नहीं। इसके अलावा ये भी देखा जाता है कि पेशेंट टीबी वाले पेशेंट के कांटेक्ट में तो नहीं रहता है, और पास्ट टीबी इन्फेक्शन, डायबिटीज या HIV जैसी कंडीशन भी चेक की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है फिजिकल एग्जामिनेशन। तो पेशेंट को पूरा बॉडी को फिजिकली चेकअप किया जाता है, जैसे लंग्स की आवाज सुनना, चेस्ट का मूवमेंट देखना और लिम्फ नोड को चेक करना। अगर लंग्स में कोई एबनॉर्मल साउंड या डलनेस मिलती है तो टीबी का डाउट स्ट्रॉन्ग होता है। वेट लॉस और जनरल वीकनेस भी ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है मॉन्टेक्स टेस्ट या ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट। इसमें एक स्पेशल लिक्विड स्किन के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, यूजुअली 4 आवर्स में। 48 to 72 आवर्स के बाद इंजेक्शन को साइट को देखा जाता है। अगर वहां सूजन या रेड पैच 10 mm से ज्यादा है तो टेस्ट पॉजिटिव माना जाता है। ये टेस्ट बताता है कि टीबी बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आई है या नहीं, लेकिन ये एक्टिव टीबी कंफर्म नहीं करता है, सिर्फ एक्सपोजर को दिखाता है। नेक्स्ट पॉइंट है चेस्ट एक्सरे। एक्सरे में लंग्स के अंदर किसी भी एबनॉर्मल स्पोर, कैविटी या फ्लूइड कलेक्शन को दिखाता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्पुटम कल्चर। पेशेंट से सुबह का फ्रेश स्पुटम सैंपल लिया जाता है, जिसे लैब में कल्चर किया जाता है। इसमें टीबी बैक्टीरिया को ग्रो होने दिया जाता है ताकि उनका प्रेजेंस कंफर्म हो सके। ये टेस्ट टीबी का 100% कंफर्म के लिए यूज होता है। नेक्स्ट पॉइंट है क्वांटिफेरॉन टीबी गोल्ड टेस्ट। ये एक मॉडर्न ब्लड टेस्ट है जो बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स को चेक करता है। इसमें ब्लड सैंपल लिया जाता है और लैब में रिएक्शन देखा जाता है। इसका रिजल्ट एक्यूरेट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रोंकोस्कोपी। अगर पेशेंट स्पुटम नहीं दे सकता है या एक्सरे क्लियर नहीं है तो ब्रोंकोस्कोपी किया जाता है। इसमें सैंपल कलेक्ट करने के लिए एक पतली सी ट्यूब कैमरा के साथ लंग्स के अंदर भेजी जाती है। इससे डायरेक्टली लंग्स के अंदर के टिश्यू या फ्लूइड को टेस्ट किया जाता है। ये टेस्ट थोड़ा एडवांस होता है लेकिन काफी एक्यूरेट रिजल्ट देता है। नेक्स्ट पॉइंट है सीटी स्कैन। सीटी स्कैन लंग्स की 3D इमेज देता है जो एक्सरे से ज्यादा डिटेल्ड होता है। इससे टीबी की सीवियरिटी और लोकेशन का एग्जैक्ट आइडिया मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है MRI। अगर टीबी लंग्स के अलावा ब्रेन, स्पाइन या बोन में हो गया हो तो MRI किया जाता है। ये सॉफ्ट टिश्यू के डिटेल्ड व्यू देता है बिना रेडिएशन के। MRI ज्यादातर टीबी, मेनिंजाइटिस, स्पाइनल टीबी जैसे रेयर केस में यूज होता है। लास्ट पॉइंट है अल्ट्रासाउंड। अगर पेशेंट को सस्पिशियन एब्डोमेन में हो, जैसे लिम्फ नोड, लीवर, स्प्लीन और एसाइटस, तो अल्ट्रासाउंड किया जाता है। अल्ट्रासाउंड फ्लूइड कलेक्शन और ऑर्गन स्वेलिंग को दिखाता है। टीबी के एक्स्ट्रा पल्मोनरी केस में
ये एक यूजफुल है नॉन इन्वेजिव टेस्ट है जो डायग्नोस के लिए सिंपल और सेफ और फास्ट होता है। नेक्स्ट अब बात करते हैं मैनेजमेंट के बारे में। तो मैनेजमेंट को मेनली हम दो टाइप्स में बात करेंगे, मेडिकल मैनेजमेंट और सपोर्टिव केयर यानी नर्सिंग मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम मेडिकल मैनेजमेंट को डिस्कस करते हैं। तो मेडिकल मैनेजमेंट में मेनली डॉट्स थेरेपी का यूज होता है। तो इसके अंदर भी दो तरह का ड्रग्स आते हैं, फर्स्ट लाइन ड्रग्स और सेकेंड लाइन ड्रग्स। तो फर्स्ट लाइन में कौन कौन ड्रग आते हैं उसको देखते हैं हम। तो फर्स्ट लाइन ड्रग के अंदर आइसोनियाजाइड, इथाम्ब्यूटल, रिफाम्पिसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, पैराजीनामाइड, ये सब फर्स्ट लाइन ड्रग के अंदर आते हैं। इसका नाम आप याद कर लीजिएगा। सेकेंड लाइन ड्रग की बात करें तो कानामाइसिन, इथियोनामाइड, पारा एमिनोसाइलिसाइकिल एसिड और साइक्लोसेराइन। तो ये सब सेकेंड लाइन ड्रग है। तो ये सब इसकी मेडिकल मैनेजमेंट है। इसके लिए अलग से स्पेशल वीडियो बना दिया जाएगा डॉट थेरेपी का। नेक्स्ट अब इसके कुछ सपोर्टिव केयर है, यानी कि ऐसी केयर जो घर पे रहकर बिना ड्रग यूज किए पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। तो इसका पहला पॉइंट है ऑक्सीजन थेरेपी। टीबी के सीवियर केस में पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती है, इसलिए ऑक्सीजन देना बहुत जरूरी होता है। नेजल कैनुला या फेस मास्क के थ्रू ऑक्सीजन दिया जाता है ताकि लंग्स में प्रॉपर ऑक्सीजन का सप्लाई हो। ये थेरेपी बॉडी ऑर्गन को ऑक्सीजन देने में मदद करती है। इससे पेशेंट को थकान और ब्रेथलेसनेस में राहत मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है पोजिशनिंग। पेशेंट को हमेशा कंफर्टेबल और लंग एक्सपेंडिंग पोजीशन में रखना चाहिए। सेमी फॉलर या हाई फॉलर पोजीशन बेस्ट होता है। इस पोजीशन से लंग्स के प्रेशर कम होता है और ब्रीथिंग इजी होती है। बार बार पोजीशन चेंज करने से बेड शोर से भी बचा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है डीप ब्रीथ एक्सरसाइज। टीबी पेशेंट को डीप ब्रीथिंग और कफिंग एक्सरसाइज सिखाए जाते हैं ताकि लंग एक्सपेंड हो और सिक्रेशन निकाल सके। ये एक्सरसाइज रोज करना चाहिए 10 से 15 बार हर 2-3 घंटे में। टीबी के पेशेंट के लिए ये एक बेसिक लंग थेरेपी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है पर्सनल हाइजीन। टीबी एक इन्फेक्टियस डिसीज है, इसलिए पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखना चाहिए। पेशेंट को मास्क पहनना चाहिए, टिश्यू का यूज करना चाहिए। ये सब प्रिकॉशन इन्फेक्शन को एक से दूसरे तक पहुंचने में रोकता है। नेक्स्ट पॉइंट है न्यूट्रिशनल थेरेपी। टीबी बॉडी को कमजोर बना देता है, इसलिए हाई प्रोटीन और हाई कैलोरी डाइट देनी चाहिए। पेशेंट को दाल, दूध, अंडे, पनीर, ड्राई फ्रूट और सीजनल फ्रूट दिया जाता है। मल्टीविटामिन सप्लीमेंट भी दिए जा सकते हैं। हेल्दी डाइट इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है, जिससे रिकवरी फास्ट होती है। नेक्स्ट पॉइंट है पेनाल्टी ऑफ फ्लूइड यानी पानी ज्यादा पीना। टीबी पेशेंट को डिहाइड्रेशन से बचने के लिए फ्लूइड काफी जरूरी है। वाटर, फ्रूट जूस, कोकोनट वाटर और सूप दिए जाते हैं, जिससे कफ आउट करना इजी हो जाता है। ये बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है और टॉक्सिन्स निकालने में भी मदद करता है। नेक्स्ट पॉइंट है रेस्ट एंड स्लीप। टीबी में पेशेंट को थकान और वीकनेस ज्यादा होती है, इसलिए प्रॉपर रेस्ट लेना बहुत जरूरी है। पेशेंट को फिजिकल और मेंटल रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। कम से कम 7-8 घंटे की नींद और बीच में छोटी छोटी रेस्ट लेने की सलाह दी जाती है। रेस्ट इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है और हीलिंग फास्ट होती है। नेक्स्ट पॉइंट है नेबुलाइजेशन। अगर पेशेंट को म्यूकस ज्यादा हो या सांस लेने में रुकावट हो रही हो तो नेबुलाइजर दिया जाता है। नेबुलाइजर से दवा डायरेक्टली लंग्स में जाती है, जिससे रिलीफ मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टीम इनहेलेशन। स्टीम इनहेलेशन से नेजल पैसेज और लंग्स क्लियर होते हैं। ये ब्रीथिंग को इजी बनाता है और चेस्ट कंजेशन में रिलीफ देता है। पॉइंट है चेस्ट फिजियोथेरेपी। इसमें पेशेंट के छाती पर हल्का हल्का टैपिंग किया जाता है ताकि लंग्स का म्यूकस लूज या बाहर आसानी से निकल सके। पोस्चुरल ड्रेनेज भी यूज होता है, जिसमें बॉडी की पोजीशन ऐसी रखी जाती है कि म्यूकस नेचुरली बाहर निकल जाए। लास्ट पॉइंट है सेफ एंड क्लेम इन्वायरमेंट। टीबी पेशेंट को एक शांत, साफ और वेल वेंटिलेटेड रूम में रखा जाना चाहिए। स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट रिकवरी में मदद करता है। आइसोलेशन भी जरूरी होता है ताकि इन्फेक्शन दूसरों तक ना फैले। नेक्स्ट अब बात करते हैं इसकी कॉम्प्लिकेशन के बारे में कि टीबी की कंडीशन में कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन होती है। तो सबसे पहला पॉइंट है मिलियरी टीबी। नेक्स्ट पॉइंट है प्लूरल इफ्यूजन। नेक्स्ट पॉइंट है इम्पाइमा। नेक्स्ट पॉइंट है ट्यूबरकुलोसिस निमोनिया जो टीबी के कारण होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हेपेटाइटिस। नेक्स्ट पॉइंट है चेंज इन विजन, मतलब देखने में प्रॉब्लम होती है। और लास्ट पॉइंट है मैसिव हीमोपेटाइटिस। तो ये सब इसकी कुछ कॉम्प्लिकेशन थी। आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।